एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। आप सबकी सलामती हो। शबाद आपकी भी शलोम। शाबाश। जी शुभाष शलोम भाई, शबाश आपकी भी शलोम भाई, सलाम। आपके भी साथ दिया। बात करो जी साजिद। जी, जीते रहे आप सारे खुश रहें। जीते रहे आप सब खुश रहें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम में बहुत सारे लोगों ने जो है ना बचपन से ये जो किताब हमारी स्टार्ट होती है, एक्सोडस या खरूज या शिमोत, हमने इसका हमें इसके इंट्रो से, इस कहानी से हमें सबको ही वाकफियत है क्या है, या मैं सिर्फ ये अज्यूम कर रहा हूं। क्या आप सब जानते हैं कि इस वक्त इस किताब के स्टार्ट में हुआ क्या था? किताब है खरूज, अंग्रेजी में है एक्सोडस, इब्रानी में है शिमो। और सिनेरियो ये है कि बनी इसराइल जो है वो मिस्र में गुलामी में फंस गए, और इसी सारे सिनेरियो के अंदर जो है ना बुजुर्ग मूसा की पैदाइश होती है। बुजुर्ग मूसा की पैदाइश होती है तो चूंकि फिरौन का हुक्म होता है कि बच्चे मारने हैं, लड़के मारने हैं, उनको दरिया बुर्द करना है, तो जब तक तो वो माँ संभाल सकी उसके बाद वो उसको बास्केट में डाल के तो दरिया के सपुर्द कर देती हैं। फिरौन की बेटी जो है वो उसको जो है ना ये नजर आता है बच्चा, और फिरौन की बेटी उसको निकालती हैं और जो है ना उसको अपना बेटा बना लेती हैं और उसका नाम मोशे रखती हैं, और इसके बाद कहानी कंटिन्यू होती है। हर दफा जब ये सारी सिनेरियो के ऊपर डिस्कशन की जाती है तो हमेशा यहां से स्टार्ट किया जाता है कि जो शमोत है ये बेसिकली खुदावन की जो रिडेम्पशन है इससे ताल्लुक रखती है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। जब ये स्टार्ट होती है तो आपको यही फीलिंग आती है कि खुदावन जो है उनके लिए एक, चूंकि बुजुर्ग मूसा आते हैं तो रिडेम्पशन का एक इंतजाम होना शुरू हुआ, इसमें कोई गलत भी नहीं है। मैं आज इसको दूसरे तरीके से एक्सेस करना चाहता था, और वो था कि जो पारशा शमोत है और जब ये स्टार्ट होता है तो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ रिबेलियन, नॉट एज द स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन बट द स्टोरी ऑफ रिबेलियन। हर किसी भी चीज के दो पर्सपेक्टिव होते हैं ना। देखें, टेररिस्ट भी ये कहते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव में वो सही काम कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, उनका जो काम है उनकी नजर में वो ठीक नहीं है। सो देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स। अगर दो पार्टियां हैं तो दोनों के पर्सपेक्टिव हैं। तो आज जो है इसको हम द स्टोरी ऑफ रिबेलियन के रेफरेंस में एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। सो शिमोत का इब्रानी में मतलब है नाम, लेकिन एक इशू ये है कि अगर शिमोत इब्रानी में नाम है तो इसका नाम खरूज या एक्सोडस कैसे पड़ गया? अब मुझे हिंदी में नहीं पता है, सॉरी चाची इस बात के लिए, और प्लीज आप देख लीजिएगा। और उसका क्या मतलब है वो भी मुझे नहीं मालूम है। निर्गमन मतलब चले जाना। चले जाना, ठीक है। हाँ। सो कमोबेश हिंदी में उसका भी यही नाम है, खरूज या एक्सोडस, हिंदी में भी खरूज ही समझे। सो हाँ। इस किताब को ये खरूज नाम मिला कैसे है? तो सूरत हाल ये है कि ये जो अंग्रेजी नाम एक्सोडस है ये सेप्टोजेंट से आया है, जो कि ग्रीक ट्रांसलेशन है, LXX भी कहते हैं उसको। और जो ग्रीक टाइटल है इसका वो है एक्सोडस इजिप्टू, मतलब डिपार्चर फ्रॉम इजिप्ट। सो उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सोडस कर लें, यानी डिपार्चर या खरूज करना। और ये जो एक दास्तान है, ये जो वाकया है, ये बनी इसराइल की जो
सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी है, उसके लिए इंतहाई फंडामेंटल है। और हमेशा से थ्रू आउट द हिस्ट्री बनी इसराइल की अ, जो पैराडाइम है ना, एक नेशनल एक्सपेक्टेशन की, कि खुदावंद हमेशा हाथ बढ़ा के जो है वो बनी इसराइल की मदद करेंगे। इट्स अ पैराडाइम ऑफ नेशनल एक्सपेक्टेशन। वो ये उसको जो है ना फोकस करती है। और जब आप तौरा इन 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 अ लार्जर सेंस, जब आप आगे किताबों में जाते हैं तो आपको अंबिया भी इसी दास्तान, इसी वाक़े का रेफरेंस देके बहुत सारे जो लोगों के अंदर मतलब कुछ फीलिंग्स, कुछ उनको एहसास दिलाने के लिए, कुछ और कुछ भी बात करने के लिए इसी वाक़े को वो कोट करते हैं। और इब्तिदा ये यहाँ से होती है। मैं कहा चूंकि आप लोग खामोश रहे तो मुझे ये सारी बातें जो है वो करनी पड़ गई हैं, कि जो रिडेम्पशन का प्रॉमिस था वो जनाब अब्राहम से तो किया गया था। मतलब सदियां पहले, इससे पहले के बनी इसराइल अभी जो है ना वो मिस्र में आते और मिस्र में सेटल होते, ये वादा जो है जनाब अब्राहम से किया गया था। और अगर आप मतलब पैदाइश उसका 15 बाब आप देखें तो वहां आपको ये मिल जाएगा। खुदावंद ने जनाब अब्राहम से कहा कि भाई तेरे जो डिसेंडेंट्स हैं वो एक अजनबी मुल्क में जो है ना वो रहेंगे, वहां पर वो उनको प्रेस किया जाएगा, गुलामी में रखा जाएगा, ठीक है। और सालों के बाद जो है ना मैं वो वहां से निकलेंगे और मैं उस कौम का जो है ना फैसला करूंगा। आई विल जज देम, आई विल जज द नेशन। सो जो सिनेरियो है वो सारा ये है। और इसी इसी रेफरेंस में जब नॉर्मली हम इस कहानी को अप्रोच करते हैं तो हम इस कहानी को इज एज अ स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन अप्रोच करते हैं। लेकिन आज हम इस दास्तान को स्टोरी ऑफ रिबेलियन की तरह अप्रोच करेंगे। और सूरत हाल ये है कि बताया ये जा रहा है कि जनाब यूसुफ जो हैं वो रहलत फरमा गए, और वो नस्ल जो थी उनके उनके साथ की, वो भी जो है वो भी जो है ना रहलत फरमा गई। और अब नई जनरेशन आई, मिस्र की भी नई जनरेशन है, बनी इसराइल की भी नई जनरेशन है। और ये तो आपने अभी सुन ही लिया है कि जो है ना अभी बाजी ने आपको बता दिया है कि उनके बढ़ने के लिए जो लफ्ज इस वहां पर इस्तेमाल हुआ है वो किस तरह बढ़ने के लिए इस्तेमाल हुआ, जैसे कीड़े मकोड़े बढ़ते हैं। तो जैसे कीड़े बढ़ते हैं वो इन्फेस्टेशन हो जाती है बाकायदा। अगर आप थोड़ी देर के लिए, अगर किसी के घर में कभी ऐसा मसला हुआ है, जैसे दीमक देख लें, कभी इन्फेस्टेशन का मसला हुआ है तो आपको पता होगा कि आप थोड़े दिन उसको ना उसको टेक केयर करें तो उसके बाद वहां क्या होता है, जिनके साथ ये हुआ है दिनों। अच्छा, लेकिन सूरत हाल ये बनी है कि बनी इसराइल जो है वो कहत के दिनों में वहां आए थे, और जो ओरिजिनली प्लान है वो वहां पर एक टेम्पररी स्टे का है, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है ना वापस जाना है। लेकिन मुश्किल ये बनी है कि वो जो टेम्पररी स्टे है ना वो परमानेंट स्टे में बदलना शुरू हो गया है। और ये किसी भी इंसान के साथ होता है। जैसा कि हमने देखा है कि पिछली किताब में, कि जब वो उन्होंने आके वहां पे कयाम किया, मतलब उन सबसे जरखेज इलाका उनको मिला, और जो है जनाब यूसुफ जो है वो एक्चुअली ही वाज इन कमांड। मिस्र की अच्छी से अच्छी चीज, बल्कि फरौन के अपने मुंह के लफ्ज है मिस्र की अच्छी। ये बात आपने अभी याद रखनी है, ये आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि फरौन ने उनको खुद मिस्र की अच्छी से अच्छी चीज, मिस्र की अच्छी से अच्छी जगह, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो हैं बनी इसराइल को जो है वो दे दी।
It's a decree by a pharaoh himself. So सूरत हाल ये हमेशा होती है कि जब आप थोड़े से इजी होते हैं ना, तो जहां भी आप इजी होते हैं वहां पे फिर ना काम थोड़ा सा लंबा 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 होना शुरू हो जाता है। सो उनका जो टेम्पररी स्टे था वो परमानेंट स्टे में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लेकिन सूरत हाल ये हो गई कि चूंकि एम्पायर जो है वो बदली, फिरौन आया, उसको कोई आइडिया नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर इतना भी वो कोई आइडिया नहीं था। लेकिन बहरहाल उसको ये नहीं पता था कि जो इनके एंसेस्टर्स हैं उन्होंने मिस्र के लिए किया क्या है। हालात में तब्दीली आना शुरू हुई, हालात उनके अगेंस्ट होना शुरू हुए और हुकूमत ने उनको जो है वो गुलामी में धकेलना शुरू कर दिया। बनी इसराइल का इशू ये चल गया कि वो सिमिलेट हो रहे थे इजिप्शियन कल्चर के अंदर। सो लेट मी एक्सप्लेन। बहुत सारी चीजों के वो आदी हो रहे थे, बहुत कल्चरली बहुत सारी चीजों के जो है ना उनके उनके अपनी जो उनका अपना कल्चर था उसके अंदर वो सीप इन कर रही थी, जो इजिप्शियन कल्चर से रिलेटेड चीजें थी। और बहुत सारी लग्जरीज के वो आदी हो गए हुए थे। अब ये कहा जाता है कि जो असिमिलेशन है ना, किसी भी कल्चर को जो है ना, मतलब उसको अडॉप्ट करना या अपने अंदर उसको जगह देना, ठीक है ना, ये परसिक्यूशन से ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो है। क्यों वर्स्ट सिनेरियो है? परसिक्यूशन के अंदर जब आप परसिक्यूटेड हो रहे होते हैं, देखें तौरा के रेफरेंस में और हिस्ट्री के रेफरेंस में बनी इसराइल सदियों तक परसिक्यूटेड रहे। रोमन एम्पायर के बाद क्रिश्चियन परसिक्यूटेड रहे। और सूरत हाल क्या होना शुरू हुई कि जब तक वो परसिक्यूशन रही, उन्होंने हत्तल मकदूर कोशिश की कि उनकी जो रिलीजियस और सोशल आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे। मैं किसी एक जगह पढ़ रहा था, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन ये बताना आपको जरूरी है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, उसने लिखा कि रोमन्स को ना यहूदियों से और क्रिश्चियंस से प्रॉब्लम क्या थी। रोमन्स जो थे ये बेसिकली बड़ा वाइब्रेंट सोशल कल्चर था। अब उनकी वाइब्रेंसी जो थी ना, वो एक्चुअली इनके रिलीजियस उसमें आड़े आ जाती थी। मतलब इनका जो रिलीजियस मैटर्स थे वो आड़े आ जाते थे, क्योंकि वो तो जो है ना हर कैदो बंद से आजाद किस्म की जो उनका सोशियो कल्चर था। अब इनका प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत सारे ऐसे काम जो वो करते थे ड्यूरिंग द पार्टीज एंड ड्यूरिंग, ये उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते थे और कर भी नहीं सकते थे, इनको मना किया गया था। सो ये उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो कल्चर इनके अंदर जा नहीं पा रहा था और एक ना एक एक कल्चरल क्लैश क्रिएट हो गया था। और रोमन्स को ये था कि भाई हमारा हम ये जो लोग हैं ना, ये हमारा जो सोशल लाइफ है ये उसको बर्बाद करने का सबब बनते हैं। ये इतनी इतनी दाढ़ियां उठा के आ जाते हैं और जो है ना कपड़ों के ऊपर कपड़े पहन के आ जाते हैं अजीब, और फिर ये पोर्ट्रे करते हैं और ये होता है। फिर ये पोर्ट्रे करते हैं कि जो हम करते हैं ना, हम जो है, चूंकि वो ये कहते हैं कि हम खुदा के करीब कौम है, तो रोमन इसको ऐसे इंटरप्रेट करते थे कि अगर तुम हो तो हम कहाँ हैं। सो उनके नजदीक ये प्रॉब्लम था कि ये हमारे कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे कल्चर के लिए जो है ना ये खतरा है। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस के जो है ना जूडो क्रिश्चियन परसिक्यूशन स्टार्ट हुई और वो होते होते कहीं बहुत आगे चली गई। लेकिन सूरत हाल यही थी कि वो उनके कल्चर में इंडल्ज नहीं हो पा रहे थे। लेकिन बनी इसराइल के साथ यहाँ पे सूरत हाल ये थी, जो कि इतने 100 सालों से वो उनके दरमियान रह रहे थे और वो सर्टेन एनवायरनमेंट में रहते रहते वो सिमुलेट हो रहे थे। और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी
और अपनी डायरेक्शन जो है ना वो लूज कर रहे थे। और इसका नतीजा ये निकला कि उनका जो केयरफुली बिल्ट पैराडाइज थी ना, वो नाउ इट्स टर्निंग इनटू अ नाइटमेयर। वो जो आरजी जन्नत उन्होंने क्रिएट की, वो जो है ना वो अब नाइटमेयर बनना शुरू हो गया था उनके लिए। इसका नुकसान ये हुआ। सो खरूज में अगर आप पहला चैप्टर खोलेंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि फिरौन ने जो है वो पहली जंग जो है ना उसका ऐलान जो है वो बच्चों के अगेंस्ट किया था। फिरौन को ये सारी सजा मिली। फिरौन के साथ खुदावंद ने फिरौन की अदालत की। आपको याद है, किसी किसी को याद है कि अमालिकियों के साथ खुदावंद ने ऐसी अदालत क्यों की थी? किसी को याद हो? मैं उन्होंने खामखा में चढ़ाई की थी। उन्होंने चढ़ाई तो की थी, लेकिन उन्होंने चढ़ाई किसके ऊपर की थी? इसराइल के ऊपर, बनी इसराइल के खामखा में उन्होंने इसराइल के ऊपर ही की थी। झगड़ा की लिया तो था। इसराइल के ऊपर ही थी, लेकिन अगर मर्दों पे चढ़ाई करते तो मर्दाना वार जंग होती। लेकिन उनके लिए लिखा है कि उन्होंने उनको मारा जो कमजोर थे जी और जी। सबसे पीछे थे। और जंग में सबसे पीछे किनको रखते हैं आप? औरतों और बच्चों को। औरतों और सर बच्चों औरतों को। और बच्चों को मारा सो था। उन्होंने कहा इनकी औरतों और बच्चों को एक्सप्लॉइट करो, इनकी औरतों और बच्चों पे हमला करो, ठीक है ना? तो ये इनके मर्द जो है ना ये कमजोर पड़ जाएंगे। आज हमने कहानी को इसी एंगल में देखना है। सो फिरौन ने सबसे पहली जो जंग का आगाज किया वो बच्चों के खिलाफ किया। फिरौन ने भी उनके बच्चों पे हाथ डाला। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने सुन लिया कि बाजी ने कहा कि वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ रहे थे। वो तो इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि ये मतलब आबादी का जो बढ़ना था, इट वॉज टेरिफाइंग फॉर देम। कि बल्कि ट्रेडिशनली तो ये कहते हैं कि भाई एक एक औरत के जो है वो मतलब ट्विंस से नीचे बच्चे ही नहीं पैदा होते थे। चार चार भी हो जाते थे, तीन तीन भी हो जाते थे। दे वर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। और सूरत हाल ये थी क्योंकि खुदावंद की ब्लेसिंग थी। लिखा है कि खुदावंद ने उनको बहुत बढ़ाया। और पहली जंग का जो ऐलान फिरौन ने किया, ये उसके साइलेंट टैक्टिक्स थे। उसने कहा कि अब प्रॉब्लम यह है कि ये तो इस तेजी से बढ़ रहे हैं, ये तो अगर हमारे अगेंस्ट असेंबल हो गए तो हमें मतलब अपने मुल्क के अंदर जंग जीतनी मुश्किल हो जाएगी। इनकी आबादी इस तेजी से बढ़ रही है। सो फिरौन ने क्या हुक्म दिया कि इनको कम करना चाहिए। और कम करने के लिए जो फर्स्ट टैक्टिक उसने यूज किया वो थी दाइयां। पहली जंग उसने बच्चों के अगेंस्ट छेड़ी, और उस बच्चों के अगेंस्ट जो उसने वेपन इस्तेमाल करने की कोशिश की वो थी मिडवाइफ्स, दाइयां। अब हम सारे जो हैं वो मिडवाइफ्स और दाइयों के काम से वाकिफ हैं। और एंशियंट एंशियंट वर्ल्ड में दाइयां जो थी, मिडवाइफ्स जो थी, इट वाज अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। वही उनकी डॉक्टर होती थी। अगर दाई जो है वो किसी बच्चे को मुर्दा डिक्लेयर कर देती थी तो कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता था। और इट्स अ वेरी इजी जॉब फॉर अ मिडवाइफ, है ना? क्या मैं गलत कह रहा हूं? इट्स अ वेरी इजी जॉब फॉर अ मिडवाइफ। सो फिरौन ने हिकमत से काम लेते हुए ना, वो जिस हिकमत के बारे में हम सुनते हैं इनसे हिकमत से पेश आए, हिकमत से काम लेते हुए फिरौन ने उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। और
he has the greatest surprise of his life. Against Pharaoh, the first rebellion ये था कि दाइयों ने ही उसकी बात नहीं मानी, फिरौन की बात नहीं मानी, जो मिस्र में खुदा का दर्जा रखता था। he was a declared god in Egypt, बकायदा पूजा जाता था। और पहली रिबेलियन जो उसके सामने आई वो दाइयों की ही थी, पहली बगावत थी। अच्छा, अब दाइयों के नाम जो है यहां मेंशन किए गए हैं, सिफरा और फुआ, और उनको फिरौन ने हुक्म ये दिया था कि अगर लड़की हो तो छोड़ देना, लड़का हो तो मार देना। और उन्होंने फिरौन को एक बड़ी टेक्निकल सी दलील दी थी, और वो ये थी कि इब्रानी औरतें जो है ना वो मिस्री औरतों की तरह नहीं है। इब्रानी औरतें जानदार होती हैं, उनको टेक्निकली हमारी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, और जब तक हम पहुंचती हैं उनके वो जो है ना वो जान के फारग हो जाती हैं। इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि मिस्री औरतें जो थी वो बेसिकली उनके तो सारे काम करने के लिए गुलाम मौजूद थे, जिनको जिस कौम को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था। सो जूं जूं जो है वो उनकी औरतें लेबर और काम से दूर होती गई हैं, उसी तरह उनके मसल्स जो हैं वो उतने जानदार नहीं थे इन कंपैरिजन टू द हिब्रू वुमेन। बड़ी मतलब ट्रेडिशनल सी है, कोई भी प्रेग्नेंट औरत होती है तो अक्सर पुरानी माइयां उसको मशवरे देती हैं कि जो है ना बैठ के झाड़ू पोछा लगाया करो, उससे मसल्स मजबूत होते हैं। उनका दे हैव देयर ओन वेज। तो सी टेक्निकली भी इब्रानी औरतें जो थी वो उनसे मजबूत थी। सो टेक्निकली उन्होंने दलील तो दी फिरौन को, स्ट्रेट अवे तो वो नहीं कह सकती थी, लेकिन ये ही उनकी बगावत थी फिरौन के अगेंस्ट। और दूसरी चीज जो थी, दे वर ऑनेस्ट विद देयर प्रोफेशन। आप किसी डॉक्टर को कहें यार यार इस बंदे को मार दो, और डॉक्टर अगर उस पर अमल कर देता तो डॉक्टर इज नॉट ऑन, डॉक्टर का काम है उस जिंदगी बचाना, डॉक्टर का काम, ही इज नॉट अ मर्डरर। सो दाइयां जो थी पहले ये जो है देवर ऑनेस्ट विद देयर प्रोफेशन, और उन्होंने बड़ी टेक्निकल सी फिरौन को दलील देके तो जो है ना उसे टाला। अब सूरत ये बनी कि जब फिरौन को ये पता लग गया ना कि यार ये वाला प्रोजेक्ट तो काम नहीं हुआ, ये जो मेरा जो स्नीक अटैक था और ये वाला काम तो नहीं बना, तो अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं पब्लिक एग्जीक्यूशन। अब पब्लिक एग्जीक्यूशन होगी। तो पब्लिक एग्जीक्यूशन में मैं मिलाऊंगा सारे मिस्र को अपने साथ, ठीक है ना, और इनको पब्लिकली एग्जीक्यूट करेंगे। और ये कोई हिस्ट्री में कोई नई चीज नहीं है। अगर आप तारीख उठा के देखें तो बनी इसराइल के साथ हमेशा से ऐसा होता रहा है। पहले कोई स्नीक अटैक होता है, स्नीक अटैक काम कर जाए तो कर जाए, ना किया तो फिर एक पब्लिक एग्जीक्यूशन होती है। और इसके लिए आप तारीख उठा के देख रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर देयर। लेकिन जिन्होंने बनी इसराइल की सारी नस्ल के लिए बगावत का अलम बुलंद किया था, ये दोनों हैं कौन? थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। देखें, मैं एक ट्रेडिशनल पारशा की उस कहानी में नहीं जाऊंगा, वो आपके सामने टेक्स्ट है, प्लीज गो एंड रीड इट फॉर योरसेल्फ। लेकिन इसको एक डिफरेंट एंगल से जरूर देखेंगे। ये दो खवातीन जिन्होंने बनी इसराइल की नस्ल के लिए फिरौन के सामने अलमे बगावत बुलंद कर दिया था, ये थी कौन? सिफरा और फुआ, नाम तो उनके पता लग गए हैं। अब फिलो फिलो ये कहता है, फिलोफिलिया ये कहता है कि वो मिस्री थी। और अप्रोच ये है, उसकी अप्रोच इस थिंकिंग के पीछे ये है कि फिरौन का जो
जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि लड़कियां छोड़ देना और लड़कों को मार देना, एक बेसिक रीजन तो हमें समझ आती है, ऑब्वियसली बंदे नहीं होंगे तो जो है वो कौम ही नहीं होगी, बंदे नहीं होंगे तो कौम ही नहीं होगी। और होगा क्या कि जब बंदे नहीं होंगे, लड़के नहीं होंगे और लड़कियों की आबादी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, तो जो लड़कियां हैं वो ब्याह किससे करेंगी? इसराइली लड़के तो मौजूद है नहीं, तो मजबूरन उनको इर्द गिर्द की कौमों के साथ ब्याह करना पड़ेगा या मिस्रियों से ब्याह करना पड़ेगा। सो एक लॉन्ग टर्म बड़ा मजबूत प्लान है उसका। प्लान थोड़ा लॉन्ग टर्म है लेकिन प्लान बड़ा मजबूत है कि लड़के एलिमिनेट कर दो और लड़कियां जो हैं वो मजबूरन या तो चूंकि वो मिस्रियों के दरमियान रहते थे तो एक ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो मिस्रियों से ही शादी करेंगे। तो मिस्रियों से शादी करेंगे तो आस्ता आस्ता यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि कौम का नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। और सेकंड अप्रोच उसकी ये थी कि अगर इब्रानी लड़के ज्यादा होंगे तो ये ऐसा ना हो कि ये हमारे अगेंस्ट ही आर्मी जो है ना, मुल्क के अंदर ही दो आर्मियां बनी हो। याद रखिएगा कि एंशियनरीज के अंदर मैं आपको बताता हूं, जो कबायली सिस्टम था, कबायली सिस्टम के अंदर मर्द बहुत ज्यादा शादियां किया करते थे, उनके बहुत ज्यादा बच्चे होते थे, मर्द को परमिशन थी ज्यादा शादियां करने की। और वो क्यों थी? क्योंकि बैक इन डेज एंशियंट टाइम्स के अंदर कबीले की जो आबादी थी वो कबीले की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। आज तो खैर वॉरफेयर ही इंटायर डिफरेंट लेवल पे है। आज तो वो वॉरफेयर ही नहीं ना है, आज तो बटनों की जंग है, साइंस की जंग है, इल्म कलाम की जंग है। आज अब तो ये याद रखें, आप सारे सुन लें, जो बंदा इल्म में ऊपर होगा, पढ़ाई में ऊपर होगा, वही दुनिया पे रूल करेगा। लेकिन बैक इन डेज एंशियंट टाइम्स के अंदर किसी भी कबीले की स्ट्रेंथ उसके बंदों से नापी जाती थी। सो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश होती थी, उनकी अप्रोच होती थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि हमारे पास लोगों की तादाद जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो। सो फिरौन की अंडरस्टैंडिंग थी अगर लड़के नहीं होंगे तो लड़कियां शादी जो है वो करके तो कौम वैसे ही खत्म हो जाएगी, और लड़के नहीं होंगे तो आर्मी असेंबल नहीं हो सकेगी हमारे अगेंस्ट। सो फिलो की जो अप्रोच है वो ये थी, ये है कि दाइयां जो थी जिनके नाम मेंशन किए गए हैं वो मिस्री थी, और मिस्री होने के बावजूद वो फिरौन का ये जो इवल प्लान था, जो उसकी जो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच थी, उससे अग्री नहीं कर सकी। इतना बड़ा काम वो नहीं कर सकी क्योंकि देवर ऑनेस्ट विद देयर प्रोफेशन। उनका काम जिंदगी बचाना था, जिंदगी को दुनिया में लाना था, उनका काम जिंदगी को एलिमिनेट करना नहीं था। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर अगर आप तारगुम ऑनक्लियोस जो है वो देखें तो वो कहते हैं कि दाइयां जो थी वो इब्रानी थी। इसके ऊपर बहुत सारे मुफस्सिरीन की बहुत सारी इतनी बात है कि हम इसी के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऑनक्लियोस, तारगुम ऑनक्लियोस कहती है कि वो दाइयां इब्रानी थी। और फिरौन ने ये फैसला क्यों किया था कि लड़के जो हैं वो मार देना और लड़कियां छोड़ देना? वो इसलिए कि उसने ख्वाब देखा था कि एक बहुत बड़ा तराजू है, और मतलब आपको याद आएगा ना, आपको मैंने पिछली दफा जब जब हम बेरेशीत में थे तो फिरौन ने बुजुर्ग यूसुफ को यही कहा था, आई हैव ड्रीम्ड अ ड्रीम। तो फिरौन ने ख्वाब देखा था कि एक बहुत बड़ा स्केल है, तकड़ी है, जिसके एक पलड़े में मुल्क मिस्र है, पूरा मिस्र है, और उसके दूसरे पलड़े में एक बच्चा है, और उस बच्चे का वजन जो है वो पूरे मुल्क मिस्र के वजन से ज्यादा है।
और एज यूजुअल जब फिरौन ने अपने जो है ना वो जादूगरों को बुलाया, और इस दफा बुजुर्ग यूसुफ की तरह नहीं कि कोई भी उस ख्वाब की ताबीर ना कर सका, लेकिन इस दफा उन्होंने इस ख्वाब की बड़ी सही ताबीर की, क्योंकि खुदावंद ने यह ताबीर ऐसे ही होने दी। उन्होंने कहा यह बच्चा होगा, और यह बच्चा भी इब्रानियों का बच्चा होगा, और यह मुल्क मिस्र को ले दे बैठेगा। द बच्चा इज थ्रेट टू योर किंगडम। और मतलब इन अ सेंस ये बच्चा जो है ये मिस्र को खा जाएगा, और इसीलिए वो परेशान था। उन्होंने कहा ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरिया, ना होंगे लड़के, तो ना होगा वो बच्चा जो मिस्र को खाएगा। सो बहुत सारे मुफस्सिरीन के दरमियान, बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, उनके दरमियान ये डिबेट है कि क्या वो दाइयां मिस्री थी कि इब्रानी थी। सो अगर तो वो मिस्री थी तो उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, और अगर वो दाइयां इब्रानी थी तो उनके अंदर अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला था। अच्छा, अब हम सारी बात ये कर रहे हैं तो हम रामबान की बात ना करें तो मजा नहीं आएगा। वो कहते हैं कि फिरौन को यह सब करने की जरूरत क्या थी। बड़ी खूबसूरत और बड़ी क्लासिकल जो है ना रामबान ने अप्रोच ली। वो कहते हैं कि यार फिरौन को ये सारा जो षड्यंत्र है, ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। फौज लेता, बनी इसराइल पे चढ़ाई कर देता, फौज लेके सारों को मार मरा देता, काम ही खत्म हो जाता। ये इतना लंबा चौड़ा सीन करने की क्या जरूरत थी। लेकिन मसला यह है फिरौन ये कर नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी सॉलिड रीजन थी, और रीजन ये थी कि इसराइली मिस्र में फिरौन ही की दावत पे आए हुए थे। गुज़श्ता 400 साल गुजर गए थे, लेकिन लिन एक एक लाइन चल रही है। उनको पता है कि ये यहां पर ये कौम जो मौजूद है ये क्यों मौजूद है। आप इमेजिन करें, आप किसी को घर में दावत दें, घर में दावत दे के उस पर चढ़ाई कर दें, आप पूरी दुनिया में या अपनी सोसाइटी के अंदर आप का क्या करैक्टर होगा, सोसाइटी आपको कैसे व्यू करेगी। सो यू कैन पॉसिबली इमेजिन, हमारे कल्चर में तो ये चीज काफी आम है। सो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको ना असेस कर सकते हैं, क्योंकि इसराइली वहां पे मौजूद ही फिरौन की दावत पे थे। दूसरी बात ये थी कि इसराइली तो तादाद में उनसे इतने ज्यादा थे, दे वर अफ्रेड एक्चुअली। वो अलग बात है कि गुलामी की तलखी, गुलामी की कड़वाहट और गुलामी कर करके उनके हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके थे, ये तो बात की बात है। लेकिन आप ये याद रखें कि अगर मैसिव क्राउड है, हो सकता है आप एक हवाई फायर करें, वो क्राउड डिस्पर्स हो जाए, सब भाग भूग के अपनी अपनी गलियों में, घरों में घुस जाएं। लेकिन एक दफा तो टेरर होता है ना कि भाई क्राउड है, अगर ना भागा और हमारे पे चढ़ाई कर दी, फिर क्या होगा। और अब इस सारे सिनेरियो के लिए लेजेंडरी एक स्टेटमेंट दी गई है कि इनके साथ ना हिकमत से पेश आओ। हिकमत आ गई जी बीच में इनके साथ ना। इस हिकमत को मैं टेक्निकली हिकमत नहीं कहता, इट्स ट्रेचरी। सो हिकमत से पेश आने का की स्ट्रेटजी उनकी क्या थी। एक तो स्ट्रेटजी उनकी थी फाइनेंशियल इश्यूज एंड टैक्सेस। मेरा ख्याल है हम में से अक्सर तो समझ ही गए होंगे ये क्या हो रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज एंड टैक्सेस। सबसे पहले इनके गिर्द आपने किसी को अपना गुलाम करना है, आपने किसी को अपने कैद में रखना है,
आप उसको ऐसे अपने साथ फाइनेंशियली बांध के रखो, वो कभी उसमें से आजाद ही ना हो सके। आपने उसको ये इंप्रेशन हमेशा देते रहना है कि मैं भगवान हूं और मैं ही तुम्हारा सारा जो है ना सिलसिला निजाम चला रहा हूं। आपने इतना उसको प्रेस नहीं करना कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं बाहर निकलूं, और वहां उसको जाने नहीं देना कि उसको कोई सोच आ जाए। सो उसको आपने टाई अप करके रखना है अपने फाइनेंशियल उसके अंदर, चक्रव्यूह के अंदर चक्रव्यूह रचा के रखना है आपने। दूसरे हैं टैक्सेस, उन पे फाइनेंशियल टैक्सेस। आपको वो भूस वाली कहानी तो याद ही होगी कि भाई ये अब आगे जाके हमें पता लगेगा कि जनाब भूस भी इकट्ठा करो, ईंटें भी उतनी बनाओ, ठीक है ना। तो सूरत हाल ये है कि भाई तुम टैक्स दोगे कहां से? अगर मैं नहीं हूंगा तो तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे तो तुम टैक्स नहीं दे सकोगे, अगर तुम टैक्स नहीं दे सकोगे तो तुम तो मारे जाओगे। सो फिरौन की पहली एक हिकमत ये थी कि उनको ऐसे उलझा के रखो। अच्छा, फिरौन की दूसरी हिकमत यह थी कि सीक्रेट प्लान टू एग्जीक्यूट। और सूरत हाल यह थी कि कहानी सुनाता हूं आपको, हिस्ट्री से लेसन लें आप। हिस्ट्री के सबक अच्छे हुआ करते हैं, और जो लोग तारीख से नहीं ना सीखते, तारीख उनको वैसे भुला देती है जैसे कि भुलाए जाने का हक है। वह एक बड़ी अच्छी मेरी पसंदीदा कोट है कि वन थिंग वी हैव लर्नड फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वी हैव लर्नड नथिंग। अच्छा, अपनी नजदीक नजदीकी के टाइम में चलते हैं, वर्ल्ड वॉर के जमाने में, होलोकॉस्ट और नाजीज के जमाने में, इस दौर में चलते हैं। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। नाजीज की एक स्ट्रेटजी ये थी कि वो करते ये थे कि जो यहूदी थे, यहूदियों के बारे में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये कहीं भी जाते हैं, ये शहजादे जो है ना, ये वहां का सारा बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं। इनसे आगे बिजनेस करने में कोई भी नहीं है। इनके बाद अगर किसी का नाम है तो वो बनिए है, इनसे आगे भाई बिजनेस करने का कोई नहीं है। कोई कौम इनसे आगे बिजनेस करने में नहीं है। और अब इसकी एक सबसे बड़ी रीजन है, इसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि इन जनरल, मैं बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, इन जनरल यहूदी कभी यहूदी को धोखा नहीं देता। बाकियों को हमेशा ये डर लगा रहता है एक दूसरे के साथ। यहूदी कभी इस मैटर में एक दूसरे, इन जनरल, कभी धोखा नहीं देता। ऑन अ लार्जर स्केल आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा। सो ये बितखौन कहीं भी जाते हैं जी, जी नील भाई। जी, बितखौन उनका जो अकीदा है वो यहाँ पे बताते हैं कि जी हम बितखौन को लेके चलते हैं। बितखौन यानी खुदावन का खौफ, कि खुदावन पे तवक्कल करते हैं और खुदा ने यही सिखाया है कि तू अपने भाई को धोखा नहीं देना। धोखा नहीं देना। I'm not sure if I'm pronouncing it right or not, but it's बितखौन, isn't it? इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, आई नो व्हाट इट इज। लेकिन अच्छा, अब सूरत हाल ये थी कि नाजी करते क्या थे कि वो यहूदियों को लेते थे, उनको अच्छी तरह ड्रेसअप करते थे, अच्छे उनको पार्टीज पे इनवाइट करते थे, ठीक है ना, उनको वहां पर बुला के तो उनको दारू पिला, ये कर, उनको अच्छे से माहौल में रख, डांस कर रहे हैं, और सीक्रेटली उनकी सारी तस्वीरें लेके ना बाद में तस्वीरें रिलीज करके ये प्रोपोगंडा करते थे कि एक जगह तो इनके अपने भाई मर रहे हैं कैंपों के अंदर, और हाँ इसके बाद वो उनको भी कैंपों में भेज के मार देते थे जिनको उन्होंने ये ट्रीटमेंट दिया होता था। रॉयल ट्रीटमेंट देने के बाद वो उनको भी मार देते थे।
लेकिन प्रोपोगंडा वो ये करते थे कि एक जगह तो तुम्हारे भाई मर रहे हैं और ये देखो ये यहाँ पे नाच गाने में मसरूफ है। सो उन्होंने अप्रोच ये ली कि कौम को कौम के अगेंस्ट ही जो है ना वो खड़ा कर दो। बेस्ट अप्रोच होती है, अपने ही अपनों को मारेंगे। और फिरौन का सूरत हाल इन द केस के दाइयां इब्रानी थी यही थी कि इनकी अपनी दाइयां ही इनके बच्चे मार रही हैं। ये तो खुद जो है वो अपनी कौम के साथ सिंसियर नहीं है, तो हम इनके साथ क्यों क्यों सिंसियर रहे भाई, जो कौम अपनी खुद के साथ सिंसियर नहीं है। सो वो इस प्रोपोगंडा को प्रमोट करना चाहते थे। एडमंड बर्ग की एक बड़ी खूबसूरत कोट है, बड़ी खूबसूरत कोट है, one of my favorite. The only thing necessary for evil to triumph is for a good man to do nothing. आप अगर आपके हाथ में एक चीज है और आप वो अच्छाई नहीं कर पाते तो आप उस अच्छाई ना करने के सबब से जो बुराई जनरेट होगी आप उस बुराई को इल्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि जो अच्छाई आप कर सकते थे ना वो आपने नहीं की। सो फिरौन के अगेंस्ट पहला अलमे बगावत दाइयों ने बुलंद किया था। वो जो भी थी, वो चाहे इब्रानी थी, वो चाहे मिस्री थी, हमें जो है ना दे आर ऑफ द ब्लेसेड मेमोरी, हमें उनको हमेशा जो है ना याद रखने की जरूरत है। फिरौन के अगेंस्ट दूसरी बगावत जो थी ना वो फिरौन का अपना ही ख्वाब था कि वो बच्चा मिस्र को खा जाएगा। फिरौन के अगेंस्ट दूसरी बगावत बुलंद की थी रबीनु मोशे ने। और रबीनु मोशे के का जो है सिनेरियो था वो टोटली डिफरेंट हो जाता था दाइयों के साथ, क्योंकि रबीनु मोशे के अंदर जो पहली अप्रोच थी वो थी दूसरों के लिए खड़ा होना। उन्होंने अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल लिया था अपनी सिर्फ इस अप्रोच के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं जरा पानी पी लूं, मेरा गला खुश्क हो गया है। अच्छा, सो उनकी पहली अप्रोच जब उन्होंने मिस्री को मारा, मिस्री जो है वो ज्यादती कर रहा था इब्रानी भाई के ऊपर। सो वो अपने भाइयों के लिए खड़े हुए और उनके हाथ से मिस्री मारा गया। अब सूरत हाल ये थी कि अगर आप ब्रित कदाशा में भी जाते हैं ना तो आपको ये पता लगेगा कि वहां पर ये अप्रोच दी गई है कि रबीनु मोशे की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई मेरे भाई समझेंगे कि खुदावंद ने मुझे खड़ा किया है कि मैं इनको रिडीम करूं। लेकिन सूरत हाल ये बनी कि रिडीम क्या करना था कि अगले दिन ही जब दो भाई आपस में इब्रानी लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई यार तुम तो भाई हो, तुम तो ना लड़ो यार। उन्होंने कहा भाई क्या क्या मतलब है, तू हमें भी वैसे ही मारेगा जैसे उसको मार दिया था। रबीनु मोशे समझ गए। ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। खुदावन के साथ रहने से तो जो उनकी विजडम तो वो अलग ही एक किसी डायमेंशन में चली गई थी ना। लेकिन ही ही वॉज अ वाइज मैन। वो समझ गए कि राज खुल गया भाई। अब अगर मैं रहा ना तो ये बगावत भी जो है ना फिरौन के अगेंस्ट नहीं रहनी, क्योंकि इस वक्त इतनी स्ट्रेंथ है नहीं, कौम के अंदर इतना हौसला है नहीं, कौम ने साथ देना नहीं। वो तो मुझे यही पता लग गया है जो इसने मुझे अभी कहा है। सो सूरत हाल ये बनी कि उनको वहां से जो है ना भागना पड़ा और वो बगावत का जो
फिरौन के अगेंस्ट था ना, वो टेम्पररी खतरा टल गया। पहली बगावत दाइयों की थी, वो भी जो है ना हो गई, उन्होंने तो जो अपना काम करना था वो कर दिया। दूसरे बगावत का खतरा जो था वो टेम्पररी जो है ना वो टल गया, क्योंकि बंदा जो है ना उसको वहां से जाना पड़ा। और द वेरी नेक्स्ट सीन अगर आप ये देखें तो आप ये देखेंगे कि जब वो मदियान में पहुंचते हैं तो वहां पर जो रउएल है, यत्रो है, वो उसकी बेटियां हैं और उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है वो गडरियों की वजह से, भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के सिलसिले में। और रबीनो मोशे का पहला ही इनकाउंटर जाके उनकी जो फितरी एक आदत है ज्यादती के अगेंस्ट खड़ा होना, इसे अभी भी उनकी जो है ना ये अभी भी उनके साथ है। और जो ही उन्होंने ये चीज देखा, वो वहां जाके भी एक गैर इलाके में जाके जाना, कोई जानता है ना, कोई कुछ ना कुछ किसी का पता है, लेकिन एक मिनट, मैं तो मूसा हूं ना, मैं तो खड़ा हूंगा, कोई और होगा नहीं होगा पर मैं जरूर खड़ा हूंगा। सो रवीनु मोशे उधर भी जाके उन्होंने वही काम किया जो जिसकी वजह से उनको मिस्र से भागना पड़ा था। वहां भी वो खड़े हुए और उनकी एक लाइफ जो थी वो एक एक डिफरेंट ट्रैक के ऊपर जो है ना वो ड्राइव होना शुरू हो गई। और यही फिर हमें वो वाकया मिलता है कि उनको आग में जलती झाड़ी मिली, जिसको देखने के लिए वो जो है ना ऊपर चढ़े और खुदावंद ने जो है उनको कॉल किया। यहां पर एक बड़ी खूबसूरत चीज है, पहले भी ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं। इब्रानी लफ्ज है हनेनी, हेयर आई एम। और जब खुदावंद ने उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि खुदावंद ने उनको कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा हूं। और जाती तौर पे ये एक इंतहाई फख्र की बात है कि अगर कोई खुदावंद किसी को ये कह के बुलाए। आप इमेजिन करें कि किस फैमिली में उनकी ग्रूमिंग किस जो है वो सिनेरियो में हुई है कि खुदावंद उनके बाप का खुदा कहने से नहीं शर्माया और यही कह के उन्होंने एड्रेस किया। अगर तो आप गॉड फियरिंग फैमिली का हिस्सा हैं, तौरा ऑब्जर्वेंट फैमिली का हिस्सा हैं, तो खुदावंद इस चीज से नहीं शर्माते कि मैं तेरे बाप का खुदा हूं। वही खुदा जो उनकी नस्लों का खुदा था। और जब खुदावंद ने जो है बाप अब्राहम को बुलाया तो उन्होंने भी यही कहा, हिनेनी, हेयर आई एम। उन्होंने बुजुर्ग याकूब को कहा, उन्होंने कहा हिनेनी, हेयर आई एम। उन्होंने रबीनु मोशे को ये कहा, उन्होंने रबीनु मोशे को हाशिम ने बुलाया, उन्होंने यही कहा, हिनेनी। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये याद रखिएगा, जब भी खुदावंद ताला आपको बुलाएंगे, खुदावंद ताला आपको कॉल करेंगे, दिस इज द ओनली आंसर। इसके अलावा आपने हाशिम को कभी आंसर नहीं करना कोई और। याद रख लें ये लफ्ज आपकी जो है ना मेमोरी के अंदर खुद जाना चाहिए। अगर अंग्रेजी में याद रखना है उसमें याद रख लें, इब्रानी में याद रखना है इब्रानी में रख लें, जिस जबान में आप याद रखना चाहते हैं उस जबान में आप याद रख लें। खुदावंद ताला को इसके अलावा, जब खुदावंद ताला आपको कॉल करें, इसके अलावा देर इज नो अदर आंसर। हिनेनी, हेयर आई एम। और वही वो होगा कि जब खुदावंद ताला जो है वो आपको किसी भी ग्रेटर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। बारी ताला सबसे पहले तो हम पर रहम करें कि वो हमें बुला ही लें, और अगर बुला लें तो हम पे ये रहम करें कि हम हमेशा उनको यही आंसर करें, हिनेनी, हेयर आई एम।
ताकि हम वो पर्पस पूरा कर सकें जो बारी ताला ने हमारी जिंदगी में रखा है।